हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 11th का, वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और चैप्टर 3 है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं बेटा आप लोगों से, तो ये हमारा फिजिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 3 है बेटा, और इसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बेटा? इस चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो। बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग पढ़ के आ चुके हो, लेकिन क्लास 11th का सिलेबस है तो पढ़ाना तो पड़ेगा आप लोगों को, वरना कहोगे कि सर ने ये चीज़ें छुड़वा दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं बेटा, वो ये 3 टॉपिक्स कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे या फिर हम लोग समझेंगे कि कौन सी बॉडी रेस्ट पे है और कौन सी बॉडी हमारी मोशन में है। यानी हमारी बॉडी की 2 कंडीशंस निकालेंगे, व्हेन बॉडी एट रेस्ट एंड व्हेन बॉडी एट मोशन। कि रेस्ट और मोशन के बारे में समझेंगे कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। 9th में पढ़ के आए हो आप लोग, मुझे पता है, लेकिन वीडियो फिर भी देखना आप लोग पूरी, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक आध नई चीज़ आपको बताऊं जो क्लास 9th में ना पढ़ी हो आप लोगों ने, तो वीडियो स्किप मत करना। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम लोग। हमने से पहले पढ़ लिया कि कौन सी बॉडी रेस्ट पे है और कौन सी बॉडी मोशन में है, और अगर हमें पता चल गया कि ये बॉडीज़ हमारी मोशन में है, तो वो बॉडीज़ कौन कौन सा मोशन परफॉर्म कर सकती हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो चलिए इनिशिएट करते हैं हम लोग मोशन से, कि हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा कि सर हमें पता है मोशन में कि अगर हम अपनी कार में चल रहे हैं, हम अपनी कार में बैठे हुए हैं और हमारी कार की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बता सकते हैं हम मोशन में हैं। तो यार ये डेफिनेशन सही है, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये डेफिनेशन अधूरी है। ये डेफिनेशन एक अधूरी डेफिनेशन है। अगर आप सिर्फ इतना कहते हो कि कोई बॉडी कब है मोशन में, आप कहते हो कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कई केसेस ऐसे बनते हैं कि आप इन चीज़ों से ये पता नहीं कर पाओगे कि कौन सी बॉडी मोशन में है या कौन सी बॉडी रेस्ट पे। सब्र करो, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, मोशन कैसे पता करते हो? यार देखो, मान के चलो कि मैं अपनी कार में बैठा हुआ हूँ, और इस हाईवे पे मेरी कार चल रही है। अब इस हाईवे पे मेरी कार चल रही है, तो हाईवे के आसपास की जितनी भी चीज़ें वो क्या है, वो सराउंडिंग, यानी जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, हर दिखने वाली चीज़ आसपास की मेरे लिए सराउंडिंग है बेटा। तो यानी मेरे आसपास में जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में मुझे क्या क्या दिख रहा है। हो सकता है कि कोई शॉप बनी होगी हाईवे के बगल में, हो सकता है कि थोड़ा आगे कोई पेड़ लगा होगा, हो सकता है कोई बाइक की एजेंसी होगी आगे, यानी बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी अपने सराउंडिंग में। यानी आप क्या नोटिस करते हो, आप नोटिस करते हो कि सुबह 9 बजे आपकी कार इस पेड़ के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा आपकी कार आगे जा रही है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, ये सारी चीज़ें पीछे रह रही हैं। तो ये चीज़ें पीछे नहीं रह रही बेटा, प्रैक्टिकली सोच के देखो, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसे लिंक करके देखो प्रैक्टिकली, कि जब आप हाईवे पे अपनी कार से ट्रेवल करते हो, तो आपके हाईवे के आसपास में जितने भी पेड़ पौधे, छोटी मोटी दुकान, ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि पीछे रह गई। नहीं यार, ये सारी चीज़ें पीछे नहीं रह रही, आप आगे निकल रहे हो। दैट मीन्स आपकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग में पहले आप पेड़ के सामने थे, थोड़ी देर बाद देखा कि टाइम निकला और आप इस दुकान के सामने आ गए, थोड़ी देर बाद देखा आगे यहाँ पे एक चौराहा था, आप इस चौराहे के सामने आ गए। यानी क्या हुआ कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो बॉडी कैसी है बेटा, मोशन में है। आई मेरी बात समझ में? आई होप मेरी बात समझ में आई होगी आपको। बहुत छोटी सी डेफिनेशन बताई मैंने। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, चेंजेस, आप नोट साथ के साथ बनाते रहिए। अगर वीडियो में कोई भी कमी लग रही हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता देना, जिससे कि मैं अगली वीडियोस में इंप्रूव करने की कोशिश करूं। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग,
then we can say that a body is in motion। अरे हाँ या ना? यानी ये कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो बॉडी मोशन में है। क्लियर है? तो चलिए, तो यानी मोशन के लिए अगर मैं आपको शॉर्टकट में 2 पॉइंट्स बताना चाहूँ तो आप क्या क्या कंक्लूजन निकला कि मोशन में क्या होगा, बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज, यानी पोजीशन चेंज होगी बॉडी की। भाई देखो टाइम तो चेंज होगा ही, टाइम कभी किसी के लिए रुक नहीं सकता। अगर आप 9 बजे अपनी गाड़ी चला रहे तो आप अपनी गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, 9:01 तो होगी, तो टाइम तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता रुके, यानी टाइम ऑलवेज चेंज, यानी टाइम चेंज हो रहा है। यानी देखो कि टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग में कुछ भी आ सकता है, पेड़ भी आ सकता है। तो सराउंडिंग को एक और फिजिक्स का वर्ड दे दिया गया है, इसे रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। अरे हाँ या ना, मेरी बात समझ आई? यानी कि अगर आप अपनी कार लेके खड़े हुए हो किसी पेड़ के सामने, आप अपनी कार लेके खड़े हुए हो किसी पेड़ के सामने और थोड़ी देर बाद आप अपनी कार आगे ले गए और पेड़ पीछे रह गया, दैट मीन्स पेड़ रेफरेंस पॉइंट था। दैट मीन्स पेड़ क्या था बेटा? रेफरेंस पॉइंट। तो सराउंडिंग को रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसी भी हो सकती है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग की जगह क्या आ जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट और सराउंडिंग एक ही चीज़ है। तो यानी यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आप कब बता सकते हो कि कोई बॉडी मोशन में है, यानी जब आप उसे कंपेयर करोगे किसी रेफरेंस पॉइंट से। क्लियर है मेरी बात? चलिए, ये तो थी एक डेफिनेशन। अच्छा, अब मैं उन बच्चों को बता देता हूं कि बिना रेफरेंस पॉइंट के या बिना सराउंडिंग के आप कभी भी ये नहीं बता पाओगे कि आपकी बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। मान के चलो आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आप ट्रेन के इस डब्बे में बैठे हुए हो, ये वाली सीट, और सामने एक और सीट होती है, यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है। ये खिड़कियाँ वगैरह होती हैं बेटा, ये खिड़कियाँ वगैरह सब बंद कर दी मैंने। मेरी बात समझना अच्छे से, मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो ये कह रहे थे कि डेफिनेशन हम बिना रेफरेंस पॉइंट के या बिना सराउंडिंग के बता सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है या नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं बता पाओगे। मान के चलो आप इस ट्रेन में बैठे हुए हो, ये बैठे हुए आप, और सारी खिड़कियाँ बंद हैं, सारी खिड़कियां बंद है, दैट मीन्स बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, आपको अपने डब्बे के अंदर ही दिख रहा है जो कुछ दिख रहा है। सामने एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, ठीक है साहब, बैठी हुई है, दिल खुश हो गया? खुश नहीं होना, पढ़ाई करनी है, ठीक है। सामने एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, आप बैठे हो और आप इसे टुकुर टुकुर घूर रहे हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब होगा क्या बेटा कि सारी खिड़कियां मैंने बंद कर दी, सारी खिड़कियां बंद कर दी, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है। आपने अपने कान में ईयरफोन लगा रखे हैं जिससे कि आपको ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही कि ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही, और आप बड़े आशिकी भरे गाने सुन रहे हो। तो एक बात बताओ मुझे आप कि क्या आप ये पता कर पाओगे कि आपकी ट्रेन मोशन में है या नहीं है, या मैं कहूँ कि आप मोशन में हो या नहीं है? आप पता ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो ना तो बाहर कुछ दिख रहा, ना सामने कुछ दिख रहा। अरे लड़की दिख रही है, सामने लड़की दिख रही है, लेकिन वो अब भी आपके सामने है, वो अब भी आपके सामने है। तो यानी आप अपने आप को किस में मान रहे हो? रेस्ट पे मान रहे हो, लेकिन रियलिटी में तो आप मोशन में हो, क्योंकि ट्रेन मोशन में तो आप भी मोशन में हो। लेकिन अगर जैसे ही मैंने खिड़की खोल दी ये वाली, तो आपने देखा कि आपको सराउंडिंग दिखने लग गई, बाहर सराउंडिंग नज़र आने लगी। और सराउंडिंग में क्या नज़र आने लगा कि जैसे जैसे ट्रेन चल रही है, ये पोल्स पीछे जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहे हैं, तो दैट मीन्स आपकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अरे हाँ या ना? समझ आई मेरी बात कि बिना सराउंडिंग के, रेफरेंस पॉइंट के, बिना सराउंडिंग के या बिना रेफरेंस पॉइंट के आप कभी भी नहीं बता पाओगे कि आप मोशन में हो या नहीं हो। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन डिफाइन करनी है कि वो मोशन में है या रेस्ट पे, तो सराउंडिंग या रेफरेंस पॉइंट मैंडेटरी कंडीशन है, बिना उसके आप नहीं बता पाओगे। अच्छा, बहुत बच्चों का सवाल होगा कि सर अगर ट्रेन चल रही है हम तो रेस्ट में। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप रेस्ट में हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई कहे कि रेस्ट में। भाई देखो, ये सामने वाली लड़की देख रही है तब तो आप रेस्ट में दिख रहे हो इसे, लेकिन बाहर से मान के चलो मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो आप मोशन में दिख रहे हो ना। तो ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, इसे आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन फिलहाल मेरा बताने का मकसद बस ये था कि आप
रेस्ट में हो या मोशन में हो तो सराउंडिंग या रेफरेंस पॉइंट को देख के ही बता पाओगे। क्लियर है? मोशन समझ आ गया तो रेस्ट तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो वो बॉडी कैसी है? रेस्ट में। तो लिख दीजिए व्हेन अ बॉडी डज नॉट changes its position with respect to surrounding या फिर बेटा रेफरेंस पॉइंट, यानी कि अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या फिर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो वो बॉडी रेस्ट पे है। एग्जांपल के लिए कि मान के चलो कि ये कार है आपकी और ये यहाँ पे मान के चलो कोई शॉप है, 9 बजे ये कार इस शॉप के सामने खड़ी हुई है, देखा 10 बजे भी ये कार इस शॉप के सामने खड़ी हुई थी, तो यानी आपकी कार की पोजीशन चेंज नहीं हुई रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ये शॉप आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। आप इसे रेफरेंस मान रहे हो, इसी के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो कि आपकी गाड़ी मोशन में है या रेस्ट में। आई होप क्लियर हुई होंगी चीज़ें। रेस्ट और मोशन क्लियर हुआ? तो चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ाऊँ, मैं लिखाऊंगा नहीं, बस हल्का सा बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाली। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ मोशन की बात करूँ तो देखिए मेरे पास टाइप्स ऑफ मोशन में मेरे पास पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है मेरे पास सर्कुलर मोशन और तीसरा है मेरे पास बेटा ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन को ही वाइब्रेटरी मोशन में भी, अच्छा ऑसिलेटरी के बाद एक वाइब्रेटरी और पढ़ेंगे। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। स्लेश का मतलब आप ये मत समझना कि बोथ आर सेम, बोथ आर डिफरेंट। बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, बताते हैं। तो देखो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है कि अगर कोई बॉडी के स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रही है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो वो कौन सा मोशन करती है बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन। आप लोग क्लास 9th में अच्छे से पढ़ के आए हो ये सारी चीज़ें। तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता है। लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, लिख लीजिए चलो। व्हेन अ बॉडी moves along a straight line path, कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है तो वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। चलिए सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको पता है कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कल के अलोंग मूव कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है तो वो उसका सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो आप लिख लीजिए इसमें व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है दैट मीन्स वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये बहुत छोटे छोटे से डेफिनेशन हैं, आप लोग पहले पढ़ के आ चुके। अब बात आती है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में आप लोगों को बताऊं तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, मैं रब कर रहा हूँ बेटा, नोट कर लेना, साइड में हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या तो। चलिए ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन की अगर बात करें तो हमने पेंडुलम देखा है बेटा। पेंडुलम कुछ इस तरीके से होता है। पेंडुलम को अगर देखा आपने कि वो एक बार इस तरफ जाता है, एक बार मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन। और ये टू एंड फ्रो मोशन हो कहाँ रहा है? अलोंग अ मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है या फिर एक फिक्स्ड पोजीशन। तो यानी ये वाले मोशंस आपके ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। कौन से मोशंस? व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग अ मीन पोजीशन या फिर अलोंग अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि अगर बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है किसी फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग तो वो मोशन कौन सा है?
ऑसिलेटरी मोशन। मतलब सोच के देखो, आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, आप लोगों के घर में सबके यहाँ होगी, वो वाली घड़ी जब 10 बज जाते तो 10 बार टन टन, वो क्या होता है, वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। अरे हाँ या ना, मेरी बात समझ आई? तो आप ये 6th-7th में पढ़ा था आप लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। यानी ये कि अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है अलोंग अ फिक्स्ड पाथ या फिर अलोंग अ मीन पॉइंट, ये मीन पॉइंट बोला जाता है इस पॉइंट को, मीन पोजीशन। यानी अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है कहाँ पे, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग, तो वो ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? अगर यही मोशन बहुत तेज हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होने लग जाए, तो ये मोशन बदल जाएगा आपका वाइब्रेटरी मोशन में। सोच के देखो, आप अपना फ़ोन वाइब्रेशन पे करके फर्श पे रखना, इस तरीके से मोशन करता है, हल्का सा इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, मतलब ऑसिलेटरी मोशन बहुत तेज हो रहा है। और बहुत तेज अगर ऑसिलेटरी मोशन होने लग जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाइब्रेटरी मोशन में। क्लियर हुई मेरी बात? आई होप समझ आई होंगी ये सारी चीज़ें। तो हमने थोड़ा सा पढ़ा, रेस्ट पढ़ लिया, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट। नोट कर लो इसे। तो चलिए समझिए बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट मास होता क्या है। तो देखिए, सोच के देखना, समझना मेरी बात, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जांपल बताऊंगा एक दो। अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये मान के चलो कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मान के चलो ये बस है, ये बस है और ये मथुरा से निकली आगरा के लिए, ये मथुरा से निकली आगरा के लिए और मथुरा से आगरा की दूरी है 50 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, अगर इस 50 किलोमीटर के हिसाब से मैं इस बस की लेंथ कंपेयर करूं तो कहीं लाई करेगी? यानी कोई कंपैरिजन है दोनों के बीच में? मेरे हिसाब से तो नहीं है। एक बस की लेंथ मैक्सिमम कितनी होगी? ज़्यादा 15 मीटर या फिर 20 मीटर, इतनी होगी, 15 से 20 मीटर। और 50 किलोमीटर तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। यानी ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बिहेव करेगा एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अरे हाँ या ना, नहीं है मेरी बात समझे? फिर से समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन लिखता हूं मैं, तब और अच्छे से समझ आएगी। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है? एन ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कब ट्रीट किया जाएगा? इफ इट्स साइज इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल। यानी कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट के साइज को कंपेयर करोगे, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे इस ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या था? बस, और इस बस ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 50 किलोमीटर। तो हम इस बस के साइज को इस डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं, तो सोच के देखो यार, इस बस का साइज नेग्लिजिबल है इस डिस्टेंस के हिसाब से, तो यानी ये बस एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। अच्छा, मान के चलो कि ये ए पॉइंट और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बस जा रही है और 100 मीटर की दूरी है, तो क्या ये बस अब एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी? नहीं करेगी भाई, बिल्कुल, क्योंकि बस की लेंथ लगभग 20 मीटर होगी और ये लेंथ है टोटल 100 मीटर। 100 मीटर और 20 मीटर को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। यानी आप सोच के देखना, जिन दो चीज़ों को आप कंपेयर कर सको वो तो ठीक है, लेकिन जहां आपस में कोई कंपैरिजन ही ना हो वहां पे ऑब्जेक्ट पॉइंट की तरह बिहेव करने लगेगा। एग्जांपल, मान के चलो एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी की हाइट लगभग क्या होती है भाई? 50 मीटर के आसपास होती है। यार 50 मीटर नहीं होगी तो 50 फीट तो होगी, चलो गलत बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, 50 फीट तो आराम से होगी। और इस टंकी के नीचे यहाँ पे एक चींटी खड़ी हुई है, तो ये चींटी किसकी तरह बिहेव करेगी? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी यार, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन दोनों में। भाई मैं अपने आगे एक चींटी को भी कंपेयर करूंगा तो यहाँ भी चींटी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, लेकिन मैं अपने आगे किसी और दूसरे इंसान को कंपेयर करूंगा, मान के चलो कि मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, कोई छोटा बच्चा है 3 फीट का, मैं उसे खुद से कंपेयर करूंगा तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि 3 फीट और 5.25 फीट के आसपास कंपेरेबल है। आई बात समझ में पॉइंट ऑब्जेक्ट का? तो यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट वो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे जब दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब ऑब्जेक्ट पॉइंट की तरह बिहेव करता है। आई बात समझ में? तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो मैंने बताई। ये बेसिक है चैप्टर 3 का। इसके आगे हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, प्रॉपर नोट्स बना लेना,
कोई भी डाउट है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। थैंक यू।